साहस, संघर्ष और न्याय की अनसुनी दास्तां दोस्तों मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। राजस्थान के कोटा के एक छोटे से गांव में सुबह का करीब 10 बज रहा होगा। गांव की गलियों में हल्की सी धूप बिखरी हुई थी। उसी समय ठीक 10 से 11 बजे के बीच में एक मेहनती लड़की अपने चचेरे भाई के साथ खेत की तरफ निकलती है। दोनों घूमते हुए चारा काटने चले जाते हैं और वहीं से शुरू होती है एक अजीब दास्तां, एक अजीब कहानी। एक समझदार और मेहनती लड़की खेत में चारा काटने के लिए जाती है। साथ में होता है उसका चचेरा भाई रवि। चचेरे भाई को साथ रखने का मंजू के पास एक मजबूरी भी थी, क्योंकि मंजू की माँ कांता देवी की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी। इसलिए मंजू अकेली थी और घर का काम, जानवरों की देखभाल की व्यवस्था अब मंजू पर आ गई थी। मंजू इस जिम्मेदारी को निभा भी रही थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ को यह चिंता थी कि यदि मंजू अकेले इस काम को नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने अपने देवर के बेटे रवि को मंजू के सहयोग के लिए उसको भी बुला लिया था। मंजू के पिता का साया सर से उठ चुका था, इसलिए मंजू भी अकेली थी। माँ ने कदम तो सही उठाया था। माँ की नज़र में था कि रवि रहेगा तो मंजू का काम करने में मन भी लगेगा और पशुओं की देखभाल भी हो जाएगी, खेती का काम भी हो जाएगा और दोनों साथ अपने काम को निपटा भी लेंगे। इस वजह से कांता देवी ने अपने देवर के बेटे रवि को घर बुला लिया था। एक दिन रवि और मंजू खेत में चारा काट रहे थे कि अचानक एक उड़ता हुआ कीड़ा आता है और मंजू के कपड़े में घुस जाता है। मंजू के कपड़े में जो ही कीड़ा घुसता है, मंजू घबरा जाती है और जल्दी जल्दी में अपने ऊपर के कपड़े को हटाने लगती है। तब तक रवि की नज़र मंजू पर पड़ती है। अब रवि को मंजू का सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि रवि की नज़र पड़ते ही रवि के इरादे बदल जाते हैं और रवि अपने को असहज महसूस करने लगता है। मंजू की परेशानी देखकर उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपनी सोच को गलत दिशा में जाने दिया। खेत में कोई नहीं था, इसलिए रवि ने अपने चचेरी बहन का गलत इस्तेमाल किया। मंजू ने जमकर इसका विरोध भी किया। उतना विरोध करने के बावजूद भी रवि उसकी बात को नहीं मानता है और गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ गलत व्यवहार करता है। लेकिन उसके बाद मंजू डर और सदमे में जीने लगती है। डर की वजह से तो कुछ दिनों तक चुप रहती है, क्योंकि रवि ने उसको धमकी जो दिया था और यह भी कहा था कि यदि किसी को बताया तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा और तुम्हारी माँ का भी नुकसान हो जाएगा। चुप्पी का बोझ और डर का साया मंजू को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जा रहा था। मंजू रोज खेत जाती, लेकिन अब उसके मन में डर और एक घुटन थी। रवि हर दिन जब भी मौका पाता मंजू को डरा धमका कर मनमानी करता। यह सिलसिला 4-5 दिनों तक लगातार चलता रहा। जरूरी काम से बाहर जाता है। यही वह मौका था जब मंजू को मौका मिलता है और अपनी माँ के कंधों पर सर रखकर रोने लगती है और मन बनाती है कि आज मैं इस दास्तां को, इस कहानी का अंत करके रहूँगी। मैं अपनी माँ को इस बात को ही बताऊँगी। मौका मिलते ही मंजू रोने लगती है कि कांता देवी अपनी बेटी को कंधे पर रखकर, सर रखकर रोते हुए देखती हैं और पूछने लगती हैं कि वास्तव में क्या हुआ,
क्या बात है बताओ। मंजू डरी सहमी अपनी बात को बताने लगती है और सारी घटना बयां करती है। सारी घटना जानने के बाद मंजू की माँ कांता देवी आग बबूला हो जाती है। क्रोध से उनका बदन थर थर कांपने लगता है। परेशानी का अंत करना होगा। अभी यही उधेड़ बुन चल रहा था कि तभी रवि रात के 9 बजे घर आता है। सभी तीनों लोग आपस में मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रवि 10 बजे के आसपास अपने कमरे में सोने चला जाता है। इधर लगभग रात को 11 बजे कांता देवी रसोई से 2 चाकू लेकर आती हैं और मंजू को समझाया बुझाया और उसको हिम्मत दी। मंजू और माँ दोनों रवि के कमरे में पहुंचती हैं। कमरे में पहुंचते ही कांता देवी तकिए से रवि का मुंह बंद कर देती है और मंजू गुस्से में उस चाकू से रवि के ऊपर कई लगातार वार करती है। रवि को मौका नहीं मिलता है और रवि बिस्तर पर ही शांत हो जाता है। शांत होने के बाद माँ और बेटी दोनों सोचते हैं कि आखिर में अब क्या किया जाए, लेकिन कांता देवी ने हिम्मत जुटाया और खून से सने हुए कपड़ों को लेकर अपने नज़दीकी थाने पहुंचती है। लगभग 12 बजे का समय हो रहा होगा। 12 बजे के समय 12 बजे रात को जब कांता और मंजू थाने पहुंचती हैं तो थाने के सिपाही थाने की पुलिस भी देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि कांता के हाथ में चाकू और खून से सने हुए कपड़े थे। सने हुए कपड़ों को देखकर पुलिस पूछने लगती है। कांता कहती है कि मैंने आज उस काम को किया है जिसने मेरी उम्मीद और मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैंने उसका खून किया है। इतना सुनते ही पुलिस तुरंत कांता के घर जाती है और रवि के लाश को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सुबह होता है, मामला जनता में पब्लिक में जाता है। पब्लिक कमेंट करती है, पब्लिक सवाल करती है कि कोई कहता है कि इसको गलत नहीं करना चाहिए था, कोई कहता है कि कांता ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मित्रों, अब आप बताइएगा कि कांता ने जो कदम उठाया क्या वह सही किया या गलत किया। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।